सॉल्व, तो इसीलिए हम लेके बैठे हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही बच्चों को बताता हूँ, तमाम बच्चों को, एएस के हों या ए2 के हों, कि एएस और ए2 के अंदर खास तौर से जो फरवरी मार्च का वेरिएंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो रीसेंट फरवरी मार्च का जो है ना वेरिएंट होता है। और मैं इसीलिए हमेशा मेक श्योर करता हूँ, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स पे कॉन्सेप्ट जो है हमें रिपीट होते हुए नजर आते हैं इसके अंदर, और नई चीजें सीखने को मिलती हैं फरवरी मार्च के वेरिएंट में। ऑल्दो कि आपका ये वेरिएंट नहीं होता, लेकिन ये हमें एज अ गाइडेंस सीख करने में बड़ा हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए आज हम इसको करेंगे और क्विकली करेंगे, क्योंकि अगर आपने किया हुआ है तो फिर जल्दी जल्दी हो पाएगा इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह फिर टाइम रहेगा तो फिर अब दूसरा पेपर भी करेंगे। आपको मैं बता चुका हूँ केमिस्ट्री का पेपर 2 इस तरह का पेपर होता है, चाहे ओ लेवल्स हो या एएस हो, कि जिसे आप 2-4 पेपर्स अगर कर लेना तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हो जाता है। और फिर आपको बस अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि आपका वीक पॉइंट कहाँ पर है, और वो टॉपिक आपने खुद से पक्का करना होता है। सो टाइम चूंकि कम है, तो इसलिए हम विदाउट वेटिंग फॉर एनी अदर किड स्टार्ट कर लेते हैं। तो पेपर आपके सामने है बेटा, और जिसने किया हुआ है उसके भी कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाएंगे, जिसने नहीं किया हुआ उसके कॉन्सेप्ट भी रिपीट हो जाएंगे। हाउ एवर आई वॉन्ट यू टू इंटरैक्ट, ठीक है। आप जानते हैं 5 से 6 सवाल मैक्सिमम आते हैं पेपर 2 के अंदर, और सवा घंटा यानी 1 घंटा और 15 मिनट में आपको ये पेपर करना होता है, ठीक है। तो ये पेपर काफी जल्दी हो जाता है अगर आपको आता हो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पहले ही नजर आ गया है आपको कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, जो आप पर्टिकुलरली इन डिटेल पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर। यस और नो? चैप्टर नंबर 3 जब आप पढ़ते हैं तो आपने आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है। एंड आई वांट एवरीबॉडी टू इंटरैक्ट एंड पार्टिसिपेट, ताकि चीजें आपके दिमाग में अच्छे से अच्छे तरीके से बैठे, ठीक है। ये सबने ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है। तो हम शुरू कर लेते हैं। आपको एक ग्राफ गिवन है, उसके बाद कहता है कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आपको बतानी है, इंक्लूडिंग स्टेट सिंबल्स, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, जब भी मैं साथ साथ जो टॉपिक आ रहा है कंसर्न, वो जितना हो सकेगा रिवाइज भी करता जाऊंगा। हमने क्या पढ़ा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम की हो, सबसे पहले जरूरी है कि वो गैसियस स्टेट में हो, यस और नो। और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का यस मतलब सर। क्या है कि वो न्यूट्रल एटम से कन्वर्ट हो रहा है पॉजिटिव गैसियस आइन में बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, यस और नो। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता यस कि सर। भाई थर्ड आयोनाइजेशन लिखें, थर्ड का मतलब क्या होता है कि 2+ वो ऑलरेडी बन चुका हुआ है, ठीक है, और 2+ से वो 3+ बन रहा है, यानी बाय लूजिंग थर्ड इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। तो दैट शुड बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर मैं आपसे कहता सेवेंथ आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी लिखें, तो मतलब है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी लूज हो चुके हैं और 7th इलेक्ट्रॉन जो है लॉस हुआ है, लाइक दिस। सो अगर ऑक्सीजन का पूछा है तो फिर क्या हो जाएगा भाई, मेरे ख्याल आसान हो गया अब तो ऑक्सीजन का जब हमने पूछा है तो ऑक्सीजन गैसियस एटम होगा, और ऑक्सीजन गैसियस एटम से ऑक्साइड -2 नहीं बना देना, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इज एवरीबॉडी क्लियर? ये प्लस होगा ना? प्लस होगा ना? सॉरी, प्लस, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाए तो आगे चलता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द जनरल ट्रेंड इन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ भाई, जनरल ट्रेंड क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी में, एज यू कैन सी एज वेल, यहाँ देखें, यहाँ पर डिप आता है। अगर आपको याद हो, ये एक्सेप्शंस थी, याद है, ये ग्रुप 3 की एक्सेप्शंस थी यस और ये सर। ग्रुप 6 की एक्सेप्शन थी। अदरवाइज क्या देख रहे हैं हम लोग, अमान, मुश्तबा, अलीना, कि ये मुसलसल आप देखें कि जनरली बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है ना। जनरल ट्रेंड हमें नजर आता है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आता है, और इसका रीजन हम पढ़ चुके हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम। और जैसे आप अक्रॉस द पीरियड मूव करते हो तो साइज छोटा होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। वाज दैट द रीजन? यस यस सर। तो सर। पैराग्राफ फॉर्म में यस लिखेंगे, सर। ट्रेंड नजर, जनरल ट्रेंड पूछा हुआ है, याद रखिएगा, जनरल ट्रेंड है तो आप एक्सेप्शन को नहीं, जनरल ट्रेंड को एक्सप्लेन करेंगे। दैट वुड बी आयोनाइजेशन energies increases as nuclear charge increases, due to which electrons are pulled towards। भाई ये एक्सप्लेनेशन जिसको समझ में ना आए ना तो मुझे पूछे, दिस इज अ गोल्डन चांस कि आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। टुवर्ड्स द न्यूक्लियस with greater force, due to which
more energy is required to remove electron. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Next पूछता है explain why ionization energy of A does not follow the general trend. अच्छा भाई, ये हमें नजर पहले ही आ गया था। अब मैंने आपको बताया था दो जगह एक्सेप्शन है, वापस चलते हैं। एक एक्सेप्शन यहाँ होती है ग्रुप 2 से 3 में जाते हुए डिप आ रहा है, और एक यहाँ होती है 5 to 6 में। रीजन आपको पहले पढ़ा चुके हैं, दोबारा याद दिला देते हैं। यहाँ जो डिप आता है इसका रीजन क्या होता है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 2p से रिमूव होता है, और यहाँ वाला 2s से होता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि 2s स्लाइटली क्लोजर होता है एज कंपेयर टू 2p फ्रॉम द न्यूक्लियस। चूंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड विद लोअर एनर्जी वैल्यू। ये तो रीजन था यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर रीजन क्या होता था, याद है किसी को? यहाँ रीजन होता था स्पिन पेयर रिपल्शन। स्पिन पेयर रिपल्शन कैसे होता था? स्पिन पेयर रिपल्शन करके दिखा देते हैं आपको। कि देखो ऑक्सीजन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करा दें आपको ऑक्सीजन की, तो 1s2 2s2 2px 2py और 2pz, 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 5 6 7 और 8। तो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा होता है वो ये वाला हो रहा होता है, ये वाला। और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर ये पेयर है, और पेयर में हमारे पास इफेक्ट आ जाता है स्पिन पेयर रिपल्शन का, जिसकी वजह से हमने कहा था कि यहां पर रिपल्सिव इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजी हो जाता है। तो आप यहां पर सिंपल क्या मेंशन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम 2p सबशेल वेयर spin pair repulsion facilitates the removal of electron. Therefore, electron is removed, भाई थोड़ा इंटरेक्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड एट हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी लेवल। At lower energy. Is that clear everybody? यहां पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, एक स्पिन पेयर रिपल्शन बताने का और एक बताने का कि ये इलेक्ट्रॉन 2p से रिमूव हुआ है जिसमें स्पिन पेयर रिपल्शन का इफेक्ट हो रहा है। जी अमान, अलीना, मुस्तफा, अबीहा, आर वी ऑल क्लियर? Yes, sir. Yes, सर sir. का भी लिखवा दें, किसका? ग्रुप 3। ग्रुप 3 का अगर आ जाता तो वहां पर हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड from 2s or 2p orbital which is slightly away from 2s due to more distance, effective nuclear charge decreases, electron is removed much easier. नोट्स में exactly लिखा हुआ है बेटा। वहां पर जो की पॉइंट बनता वो बनता 2p is at more distance as compared to 2s, due to which effective nuclear charge is less on 2p electron, which facilitates electron removal. ठीक है, ये उस वक्त होता है जब आपके पास क्या होता है मान, कहां किसके बारे में सवाल पूछा जाता? यहां पर, कि भाई यहां पर ट्रेंड फॉलो क्यों नहीं हो रहा। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. हाँ भाई, अलीना Yes, मुबीन, ये रीजन आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आती है? अलीना मुबीन, अलीना का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अलीना चैट में जवाब दे दो अगर माइक काम नहीं कर रहा तो। ओके ठीक है, आगे चलते हैं भाई। वही अच्छा, आयोनाइजेशन पूरा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया अगर इंपॉर्टेंट मार्क किए जाएं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पेपर 2। नोबडी कैन अफोर्ड अ कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस टॉपिक। ओके, एलिमेंट ई इज इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, और यहां पर आप देख रहे हैं कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का डेटा गिवन है, सक्सेसिव एनर्जी का डेटा गिवन है, जहां पर पता चल रहा है पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा निकाला।
डिड्यूस द फुल इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ई। अच्छा, अब देखिए कैसे पता चलता है। तो आपको याद होगा कि हम देखते थे फर्स्ट लॉन्गेस्ट जंप कहाँ आ रही है। तो आप देखिए 577 है, फिर 1820 है, 1820 के बाद 2740 है, और उसके बाद आप देखें अचानक से 11,000 की वैल्यू आ गई है। तो इज इट द फर्स्ट लॉन्गेस्ट जंप? Yes, sir. हाँ भैया मान। एंड द कॉन्सेप्ट सेज कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट जंप आने का मतलब क्या हो गया कि जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है ये इनर शेल से हुआ है। यस और नो? Yes, sir. क्योंकि Yes, जब sir. इनर शेल इन्वॉल्व हो जाता है बच्चों, मुश्तबा, इनर शेल इन्वॉल्व हो जाए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एकदम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से एनर्जी आउट ऑफ प्रोपोर्शन बढ़ जाती है। वैसे तो हर इलेक्ट्रॉन को निकालते हुए आपने पढ़ा है कि एनर्जी बढ़ती चली जाती है, बिकॉज एज इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड न्यूक्लियर जो चार्ज होता है वो मोर और मोर स्ट्रॉन्ग होता जाता है, इसलिए रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल होता जाता है। बट आउट ऑफ प्रोपोर्शन इंक्रीज आ रहा है, तो इसका मतलब है लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन होगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और ये एलिमेंट किसका था? पीरियड 3 का। तो पीरियड 3 में जब आप जाएंगे, पीरियड 3 में जाके आप ग्रुप 3 का एलिमेंट देखेंगे तो वो एल्यूमिनियम निकल कर आएगा। ये पीरियोडिक टेबल से आप देख लेंगे। एल्यूमिनियम जब निकल कर आएगा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. मुझे रिस्पॉन्स सिर्फ 2 बच्चों के क्यों आ रहे हैं? मुझतबा आप सो रहे हैं क्या क्लास में बेटा? भाई सब नहीं, फाइनल सर। पेपर तो बेटे बोलना पड़ेगा ना, हाँ या ना। ना होगा तो दोबारा समझाया जाएगा। आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? ठीक है, तो आपको कैसे पता चला? तो आप क्या लिखेंगे? एज दिस आउट ऑफ प्रोपोर्शन इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू फ्रॉम third to fourth electron, which shows valence shell has 3 electrons, implies to group 3 element. Is that clear beta? Yes, sir. Sir. ठीक है, पहला क्वेश्चन कर लिया। एंड इज एवरीथिंग साउंड वेरी लॉजिकल नाउ टिल नाउ? क्यों भाई, आपके पास Yes, चार्जर नहीं है क्या? नहीं, मैं मेरे आप जाएं। आपकी कोई तैयारी नहीं है कि आपने एग्जाम कंडक्ट करना है? मेरा मसला नहीं है, आप वापस जाइए। ये क्या बात हो गई? आप जिम्मेदारी का भी सबूत देना चाहिए आपको इस मामले में। अच्छा बेटा, पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको? हर पार्ट क्लियर है? मैं फिर रिपीट कर दूं अलीना, इस पार्ट में हमने आयोनाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट रिपीट किया। इसके अलावा हमें मालूम है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड आयोनाइजेशन, थर्ड आयोनाइजेशन जो होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। गैसियस स्टेट लाजमी होती है, इलेक्ट्रॉन एक एक करके रिमूव किया जाता है, और हर आयोनाइजेशन पहले वाले से ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे होते हैं वैसे वैसे क्या हो रहा होता है कि न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्गर होता जा रहा होता है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा हमने जो 2 डिप्स आते हैं वो भी हमने आपको बता लिया। तो मेरे ख्याल है काफी अच्छा सवाल था ये। अब आ जाए सेकंड क्वेश्चन पे। ओ, सेकंड क्वेश्चन जो है लगता है कि ये आ गया पीरियोडिसिटी से। तो अभी किसी ने मुझे बोला था कि पीरियोडिसिटी का थोड़ा सा हमें मसला है, तो देखते हैं कि ये मसला हम हल कर पाते हैं या नहीं। बेटा वापस रखिए, खराब हो जाएगा। सो पीरियोडिसिटी हम करते हैं, चलें लेट्स सी। सोडियम ऑक्साइड दी हुई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड P4O6 P4O10 SO2 कुछ ऑक्साइड्स दी हुई है। ओके, Na reacts with oxygen to form Na2O. Na is a reducing agent in this reaction. Define reducing agent। जी डेफिनेशन बतानी है। What is reducing agent? जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज। यस और नो? Yes, sir. Which एक नंबर है तो ज्यादा मंजन नहीं बेचना। Which oxidize other species, sorry, which reduce other species, which reduce, बोलो भाई, other species and get oxidized itself। इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो यूं भी लिख सकते हैं कि जो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करे, यानी अगर स्लैश मार के मैं एक और एक्सप्रेशन लिख दूं, which loses इलेक्ट्रॉन। क्या ख्याल है भाई? अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा ना, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्साइड विद वाटर। ये तो मेरे ख्याल आसान है, आपने सर सलमान के साथ किया भी होगा। सोडियम ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ है बेटा? वाटर के साथ है। क्या बनता है, याद है किसी को? सोडियम ऑक्साइड बेस है ना, अल्कली है। तो ये क्या, ऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं क्या बना लेती है ये? हाइड्रो ऑक्साइड। Hydroxide.
ठीक है, बैलेंस करना लाजमी है बेटा, बैलेंस करेंगे लाजमी। सो सोडियम ऑक्साइड को हम ले लेंगे, 2 सोडियम है तो यहाँ लगा देंगे 2, और उसके बाद ऑक्सीजन भी 2 है तो 2 हो गए, और हाइड्रोजन 2, बैलेंस हो गया। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अगर स्टेट सिंबल लिखने को एक नंबर में यूजुअली लिखना नहीं होता स्टेट सिंबल, लेकिन सिर्फ सिखाने के लिए यहाँ पर एक्वस आ जाएगा, वाटर के साथ लिक्विड आ जाएगा, और सोडियम ऑक्साइड के साथ सॉलिड आ जाएगा। आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं ना, आयोनिक कंपाउंड सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, और जब NaOH बनाया तो चूंकि वो है तो आयोनिक, लेकिन चूंकि बेस होता है, अल्कली होता है, तो अल्कली पानी में रेडिली डिसॉल्व हो जाती है। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. चलें बेटा, 2 ही बच्चों का यस और नो आ रहा है, और लीना का चैट में आ रहा है। मुश्तबा यू हैव टू रिस्पॉन्ड बेटा, पिछले भी टेस्ट में सबसे मेरे ख्याल है खराब मार्क्स तुम्हारे ही आ रहे हैं एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। Al2O3 is an amphoteric oxide found in bauxite. Okay, Al2O3 ये आपने पढ़ा होगा, periodicity में पढ़ा है कि Al2O3 amphoteric होता है। Yes, sir. ठीक है, what is meant by amphoteric? जी, amphoteric क्या होता है बेटा? शाबाश। Basic and acidic medium. ठीक है, which react with both acid and base, है ना? Yes, sir. ठीक है, substance और कंपाउंड लिख लेते हैं, कंपाउंड that can, yes बेटा, react with both acid and base। देखो पूरा सॉल्व कर रहा हूं मैं पेपर 2 तुम लोगों के सामने, ताकि तुम्हें लिखने का भी कुछ सेंस आ जाए, और सीखा अगर नहीं तो फिर मकसद फौत हो जाएगा। सीखना पड़ेगा, जो सर बता रहे हैं उसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, फिर नीचे बैठ जाओ, सेट है ये पकड़ने। अच्छा जी, तो कंपाउंड दैट कैन रिएक्ट विद बोथ, बोलो बेटा, शाबाश, बोलना पड़ेगा थोड़ा सा बेटा, रोजा चल रहा है भी आपका भी और हमारा भी। एसिड एंड बेस, ऐसे ही अमान? Yes, sir. आगे चलते हैं। Al2O3 is purified from bauxite is the first step involve heating Al2O3 with excess of NaOH। अच्छा, चूंकि ये अगर आपको याद हो तो Al2O3 amphoteric है, तो Al2O3 can react with acid HCl, और Al2O3 can also react with base NaOH, है ना? और ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, पढ़ा था? Yes, sir. क्या बनेगा? एसिड के साथ भी जब एज अ बेस बिहेव करता है तो क्या बनाता था? AlCl3 और वाटर बना लेता था, और जब बेस के साथ रिएक्ट करता था क्या बनाता था? NaAlO2 और वाटर, या तो ये बनाएगा, या याद है इसका कॉम्प्लेक्स भी बन जा सकता। Na, तुमने पढ़ा होगा, Na क्या कॉम्प्लेक्स था? AlOH4। भाई नोट्स खोल के देख लो ना, अगर नहीं याद आ रहा तो दोनों में से कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो, Al2O3 प्लस NaOH, और इसमें वाटर भी होता था। इसमें फिर एज अ रिएक्टेंट आपको वाटर भी डालना पड़ेगा। मैं पूरा लिख देता हूं भाई, नोट्स खोलो, शाबाश। अगर याद नहीं आ रहा है तो वो नोट्स खोलो, दोनों रिएक्शंस लिखे हुए होंगे, खोलो और मुझे कंफर्म करो है भी तुम्हारे पास या नहीं है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड पीरियोडिसिटी का जो पार्ट है खास तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिएक्शंस इसमें याद करने हैं, तो अगर याद होगा तो यू विल क्लिक दिस। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो रिएक्शन था एसिड के साथ वो ये था, और बेस के साथ जो है वो ये रिएक्शन था। क्या कंफर्म करोगे ये तुमने लिखा हुआ है अपने पास? कोई जवाब दे दो भाई, नोट्स खोल के, शाबाश। क्या इनमें से दोनों में से कोई एक रिएक्शन लिखा हुआ है तुम लोगों के पास? Yes, sir. वो ऊपर लिखा हुआ है। ऊपर वाला लिखा हुआ है जी अमान? सर एक है, दूसरा वाला नहीं है। कौन सा वाला है? ऊपर वाला? सर ऊपर वाला है। हाँ, तो आप दोनों अपने पास लिखें, दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखने, दोनों नहीं लिखने। यूजुअली बच्चे ऊपर वाला ही लिखते हैं, लेकिन मैं दूसरा वाला एहतियातन बता रहा हूँ ताकि आप जो है वो गड़बड़ ना कर जाएं। ठीक है, दोनों ही रिएक्शंस होते हैं, दोनों ही मार्क्स स्कीम में दोनों आपको लिखे में मौजूद मिलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर वाला लिख देता हूँ Al2O3 प्लस, ये चलो नीचे वाला नया है तो नीचे वाला लिख के दिखा देते हैं NaOH, और इसमें H2 एज अ जो है ना रिएक्टेंट साइड में शामिल करना जरूरी होता है। NaAl ये कॉम्प्लेक्स है, चूंकि डिफरेंट है इसलिए मैं कहता हूँ ये याद रखें, और इसको फिर बैलेंस करना होता है। कैसे बैलेंस करेंगे भाई? कैसे बैलेंस करेंगे भाई साहब? अच्छा, Na2 होता है, सॉरी Na2 होता है यहाँ पर, प्लीज मेंशन कीजिएगा, Na2AlOH4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर Na2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, और उसके बाद फिर एल्यूमिनियम यहाँ 2 हैं, नहीं मैंने गलत बता दिया, Na2 नहीं है, Na2 नहीं है, Na एक ही है, सॉरी, प्लीज अपने पास ठीक कर लीजिएगा। तो Al यहाँ पर 2 है, तो Al यहाँ पर Al2 करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, जिसकी वजह से Na2 हो जाएगा, तो Na भी यहाँ 2 लगा देंगे, और मेरे ख्याल ये बैलेंस हो गया, क्योंकि 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गया। हाँ जी, बैलेंस हो गया। ठीक है, दोनों के आगे 2 2 लगेगा, ये बैलेंस हो जाएगा।
आगे चलते हैं। उसके बाद कहता है Al2O3 is used as a catalyst। ये तो पढ़ा हुआ है सबने, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यूट्यूब पे लेक्चर मौजूद Yes, है। sir. State the effect of Al2O3 as a catalyst in the dehydration of alcohol. Use the Boltzmann distribution curve to help explain your answer। हाँ भाई, कुछ याद आ रहा है कि जब कैटलिस्ट होता है तो आपको याद है इस ग्राफ पे एक EA वैल्यू होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की Yes, वैल्यू होती है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, और ये वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं ये वो होते हैं जो इफेक्टिव कोलिजन्स करते हैं। लेकिन जब आप कैटलिस्ट Yes. डालते हैं तो आपको याद होगा कि कैटलिस्ट क्या करता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है, यस और नो? Yes, sir. जिसकी वजह से Yes, नाउ मोर मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी मोर देन दी एक्टिवेशन एनर्जी, यस और नो? तो दिस इज योर विदाउट कैटलिस्ट, इस पे बनाना पड़ेगा बेटा। और दिस Yes. इज, जी बेटा, पीक में शिफ्ट भी तो आता था ना? बेटा इसमें थोड़ी आता है, वो तो टेम्परेचर वाले में आता है, ओह अच्छा। ये विद कैटलिस्ट है। अब 3 नंबर पे एक्सप्लेनेशन है, ये आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद आप क्या बताओगे बेटा? इन प्रेजेंस ऑफ, बोलो भाई, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट या Al2O3 का नाम लिख दोगे, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, सो more molecules have energy greater than activation energy, therefore more successive, बोलो भाई, collisions which increases rate। are we all clear? कैसे लिखा Yes, बेटा, sir. कैसे दिखाना है? अदीना, मुबीन, मुश्तबा, समझ में कुछ आया है? ऊपर से गया मेरे भाया? आ गया सर। महान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं बेटा? महान, सर लिंक ज्वाइन करनी थी ना, यही वाली। नहीं बेटा, ये टेस्ट के लिए ये लिंक थोड़ी है, वो दूसरी लिंक डली हुई है, ग्रुप में डाला हुआ भी है, फिर भी आप लोग इस तरह से, ये तो क्लास हो रही है दूसरी एएस की, अच्छा सॉरी सर। दूसरा लिंक ज्वाइन करें जी। ठीक है भाई, सबको क्लियर है ये रीजन, बोल्ट्जमैन में एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है? और अगर टेम्परेचर का होता है तो फिर आप जानते हैं पीक में भी शिफ्ट आता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो पीक नीचे और राइट पे चली जाती है, याद है? टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, Yes, sir. ऐसे करके कुछ बन जाता है तो पीक नीचे भी आ जाती है और राइट पे भी शिफ्ट हो जाती है, ठीक है? और उसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो सेम रहती थी, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. सबाहत भी आ गई क्लास में। सबाहत किधर थी भाई तुम? सर पता ही नहीं क्लास में। हाँ सबाहत, जोर से पता ही बोलो। नहीं था। सर पता ही नहीं था कि क्लास में, अभी देखा मैसेज वाला। क्यों, सो रही थी क्या तुम? नहीं। मैसेज तो सुबह का नहीं डला हुआ। अच्छा चलो, बहरहाल ये पेपर कर रहे हैं बेटा, कौन सा वाला जो तुम लोगों को शायद करने के लिए भी दिया था, फरवरी मार्च 2022 का, और मैं पूरा खुद सॉल्व करके दिखा रहा हूं। एंड वी आर ट्राइंग टू रिवाइज कॉन्सेप्ट्स थ्रू दिस पेपर, ठीक है? उम्मीद है कि फायदा हो जाएगा और कॉन्सेप्ट खुलेगा। बात समझ में आ रही है भाई साहब? यस सर। किया था ना तुमने ये पेपर? यस सर। चल भाई, ये वाला लिंक ज्वाइन नहीं करना, ये सारे बच्चे ये वाला लिंक भी ज्वाइन करते जा रहे हो। टेस्ट इस लिंक पे थोड़ी हो रहा है। ओ लेवल्स वालों, टेस्ट इस लिंक पे नहीं हो रहा बेटा, टेस्ट वाला लिंक तो ग्रुप पे पोस्ट हुआ है ऑलरेडी। इंशाल्लाह ये वाले लिंक पे क्लास नहीं हो, ये वाले लिंक पे क्लास चल रही है भाई। चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं बेटा। P4O6 is a white solid, ये पूरा इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। P4O6 is a white solid that has a melting point of 24. Solid P4O6 reacts with water to form H3PO3. Deduce the type of the structure and bonding shown। अच्छा ठीक है भाई, मेल्टिंग पॉइंट लो है तो कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए? स्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं? सिंपल मॉलिक्यूलर, जाइंट कोवेलेंट और जाइंट आयोनिक। तो ये 24 का मेल्टिंग पॉइंट क्या शो कर रहा है? Simple molecular. It has simple, बोलो बेटा अलीना, मुश्तबा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ देनी है। ड्यू टू, कैसे पता चला हमें? लो मेल्टिंग, भाई बोलो, लो मेल्टिंग पॉइंट। दूसरी बात क्या पूछी उसने? बॉन्डिंग शोन। सिंपल कोवेलेंट तो बॉन्डिंग कौन सी होगी?
इट डिस्प्ले पैराग्राफ में लिखना है बेटा, पॉइंट बुलेट नहीं लिखने, इट डिस्प्ले कोवेलेंट बॉन्डिंग। और ये कोवेलेंट बॉन्डिंग की एक्सप्लेनेशन क्या होगी, ये कौन बताएगा? इट इज डिस्प्ले कोवेलेंट बॉन्डिंग, एक्सप्लेनेशन क्या होगी? देखो लिखा हुआ है सॉलिड P4 रिएक्ट्स विद वाटर। याद रखना, अगर ये आयोनिक होता ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता, वाटर में आयोनाइज हो जाता, रिएक्ट नहीं करता। नंबर 1। नंबर टू जैसे आप NaCl को पानी में डालते हो तो वो NaCl पानी से रिएक्ट नहीं करता कंडीशन प्रोवाइड किए बगैर, वो आयोनाइज हो जाता है। लेकिन जब ये शायद तुम्हारे लिए चीज नई होगी सीखने के लिए कि जब कहीं पर आपको बताना हो कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो आप ये नहीं बताएंगे कि शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग तो एक्सप्लेनेशन में नहीं दिख रही आपको कैसे पता चला कोवेलिंग? जब कोई चीज कंप्लीटली हाइड्रोलाइज होती है तो दैट इंडिकेट्स कि भाई बॉन्डिंग जो है वो कोवेलेंट है। इट डिस्प्लेस कोवेलेंट बॉन्डिंग। और अगर ये जाइंट कोवेलेंट होता तो फिर ये हाइड्रोलाइज होता ही नहीं। क्या ख्याल है? Yes, sir. Which is shown by कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। भाई समझ में आती है बात? क्या सीखा अमान तुमने यहाँ पर? सबाहत बात समझ में आती है? यस सर। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, ये तो रिडॉक्स का सवाल आ गया। पी की निकालनी है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया गया आपको। यहाँ 1 नंबर है तो आपको मैं डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2, तो 3 की कितनी हो जाएगी? -6। हाइड्रोजन की +1 होती है तो ये 3 की हो जाएगी +3। अब 0 करने के लिए क्या करना होगा? फास्फोरस पे कितनी होनी चाहिए? +3। -6 है तो ये क्या आ जाएगा आंसर हमारा? +3। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, वही सवाल अभी चल रहा है। When P4O6 is heated with oxygen, it forms P4O10 और आपको ये HR दिया हुआ है। The enthalpy change of formation of P4O10, इसका enthalpy of formation given है 3012। Calculate the enthalpy change of formation of HFP4O6, इसका enthalpy change निकालना है। अब इसको करने के 2 तरीके होते हैं, अगर आपको याद हो मैं साइड में सिखा देता हूं। एक तो फॉर्मूला बताया था, क्या होता था बेटा डेल्टा एच रिएक्शन का, कि आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर लें। और एक होता है साइकिल से, कि आप जो याद है आपको हेसे साइकिल बनाना सीखी थी, तो अगर हेसे साइकिल वाले तरीके पे रहें तो ज्यादा बेहतर इसलिए होता है क्योंकि वो एक ही तरीका याद रखना पड़ेगा। तो हेसे साइकिल से समझा देता हूं। क्या तरीका बताया था हेसे साइकिल वाला बेटा? कि जो रिएक्शन लिखा होता है वो आपने लिख दिया, दोबारा से देखें बेटा, ठीक है? आपको क्या डेटा दिया हुआ है? क्या आपको ये दिया हुआ है HR बताया गया है? यस और नो? -1372। अब आपसे बात कर रहा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? कि ये चीज मस्ट बी फॉर्म या ये चीज मस्ट बी फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। यस और नो? तो आपको याद है कि हेसे साइकिल जो होता है वो ट्राइंगल की फॉर्म में बनता है, तो यहाँ एलिमेंट तो कहीं भी नहीं है। इसका मतलब है अगर हेसे साइकिल बनाना होगा तो आप जो एलिमेंट्स है वो किस कॉर्नर पे डाल देंगे? फॉस्फोरस और ऑक्सीजन किस कॉलम पे डाल देंगे? यहाँ डाल देंगे। यस और नो? अब फॉर्मेशन ऑफ, देखो बेटा P4O6 गिवन है, P4O, तो फॉर्मेशन का मतलब है एरो ऊपर जाएगा, यहाँ पर भी एरो ऊपर जाएगा। साइकिल कंप्लीट हो गई। ये हो गई फॉर्मेशन ऑफ P4O6 और ये हो गई फॉर्मेशन ऑफ P4O10। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। और फॉर्मेशन में कितने मोल्स बनते हैं? एक ही मोल बनता है, ठीक है ना? तो यहाँ अगर मैं 4 लगा भी दूं तो यहाँ तो एक ही मोल बन रहा है, तो बड़ा सिंपल है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूट का हमें याद है, ये डायरेक्ट रूट हो गया और ये वाला इनडायरेक्ट रूट हो गया, ये याद है? यहाँ हम डायरेक्ट P4O10 तक जा रहे हैं और यहाँ इनडायरेक्ट जा रहे हैं। तो इक्वेशन क्या होती है हेसेस लॉ के हिसाब से? कि जो डायरेक्ट रूट होता है विच इज HF ऑफ P4O10 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? HF ऑफ P4O6 प्लस HR। यही इक्वेशन बनेगी। Yes, sir. Yes, sir. अब आपको अमान तुम्हें समझ में आ रहा है वाकई? जी मुश्तबा, तुम तो कर चुके हो बेटा हमारे साथ। अब आपको निकालना क्या था? P4O6 निकालना, यानी यू नीड टू फाइंड आउट दिस थिंग। तो बड़ा बाकी वैल्यूज आपको गिवन है। HF ऑफ P4O10 कितनी गिवन है? -3012। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा -3012 इज इक्वल टू, ये निकालना है, इसको x कर देते हैं और प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस का क्या है? -1372। तो -3012 इज इक्वल टू x -1372। ये इधर आ जाएगा। तो बताइए x कितने बार आ जाएगा? -3012 प्लस 1372। सॉल्व कीजिए। -1640। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? -1640 किलो जूल पर मोल। एम आई क्लियर? यस सर। Yes, sir.
भाई हैसेस लॉ के लिए क्या बताया था अलीना, जो इक्वेशन लिखी हुई है वो लिख लें, उसके बाद सेकंड कॉर्नर जो थर्ड कॉर्नर है उसका डिसीजन कैसे होता है डेटा को देखकर, ये फॉर्मेशन गिवन थी तो एलिमेंट से हमने उसको फॉर्म कर लिया, ठीक है। और अगर यही चीज हम इस फॉर्मूले से करते तब भी यही आंसर आता, ठीक है। आगे चलते हैं, राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ P4O10 विद वाटर, P4O10 विद वाटर। अच्छा पीछे किसका दिया हुआ था, P4O6 का दिया हुआ था ना, पीछे कहां रिएक्शन था ना कहीं पर P4O6 का नहीं था, ये रहा ना P4 ऑक्सीजन के साथ है, P4O10 विद वाटर। अगर तुम्हें यहां याद हो पीरियोडिसिटी का है ये भी, तो तुम्हें मैं याद दिला देता हूं, P4O10 और P2O5 ये दो ऑक्साइड फास्फोरस की थी, या इसमें होता क्या है, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन होते हैं वहां पर हमने बच्चे को याद कराया था कि क्या बनता है, क्या बनता है बेटा, P4O10 जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये बना देता है H3PO4, और जब P2O5 या P4O6 रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता था, P4 वो H3PO4 नहीं बनाता, फिर वो H3PO3 बनाता है, फॉस्फोरस एसिड। इसको याद रखने का तरीका ये है कि जब कम ऑक्सीजन वाला ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो H3PO3 बनाता है। अगेन ये रिएक्शंस याद किए हुए होंगे बेटा तभी कर सकते हैं आप, बैलेंस कर लें। यहाँ पर 4 फास्फोरस है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ 4 लगाना पड़ जाएगा, यहाँ 10 ऑक्सीजन है, यहाँ पर अब कितने हो गए, 4 4 16 हो गए, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 3 12 हो गए, तो यहाँ 6 लगा देंगे तो सब कुछ बैलेंस हो गया। इज दैट क्लियर? यस सर। आगे चलते हैं, सवाल कंटिन्यू है बेटा। SO2 and SO3 are found in the atmosphere. The oxidation of SO2 to SO3 in the atmosphere, ये तो मैंने पढ़ा है, चलो इसका तो आप झूठला भी नहीं सकते। इस कैटलाइज बाय NO2, याद है हमने पढ़ा था NO2 इसमें एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा होता है। देख रहे हैं आप कि NO2 अपनी ऑक्सीजन दे रहा होता है और NO में कन्वर्ट। कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन टू शो हाउ NO2 इज रीजनरेटेड। NO2 दोबारा किस चीज से बनता है, ये NO में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, NO वापस किससे रिएक्ट कर जाता है, O2 से टू फॉर्म NO2, यस और नो? यस सर। इसको हाफ लगा के यहाँ बैलेंस कर देते हैं। आगे चलते हैं, NO2 can also react with unburned hydrocarbons to form photochemical smog. State the product of this reaction that contributes to photo। अच्छा भाई ये आ गया नया, देखो ये तुम्हें याद करना होगा, ये नए साल की लर्निंग यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव में शामिल हुआ है तुम्हारे फोटोकेमिकल स्मोग वाली चीज। तो अभी तुम्हारे पेपर में शायद आए ना आए मुझे नहीं पता, अगले साल से ही शामिल हो जाएगा, फरवरी मार्च वालों में पहले शामिल हो चुका था फोटोकेमिकल स्मोग। अब देखो लिखा हुआ क्या है, NO2 कैन रिएक्ट विद अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। NO2 एक तो SO2 से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन कहता है NO2 कैन आल्सो रिएक्ट विद अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, यानी जो कंबशन के बाद अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन बच जाते हैं उनसे रिएक्ट करता है और फोटोकेमिकल स्मोक बनाता है। तो फोटोकेमिकल स्मोक में कौन सा प्रोडक्ट होता है, तो याद रखिए ये मशहूर जमाना प्रोडक्ट है, आपके लिए नई लर्निंग है, पैन कहते हैं इसे। पैन क्या होता है, पॉली हाइड्रोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये कंपाउंड होता है जिसे हम फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं, यानी वो पोल्यूटेड धुंध जिसकी वजह से आज लाहौर में आप देख रहे हैं कि हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं। पॉली एसिटाइल नाइट्रेट भी लिख सकते हो उसको, पैन भी याद रखोगे तो चलेगा। फोटोकेमिकल स्मोक ये नई लर्निंग है, अपने पास कहीं लिख लो। आगे चलते, ठीक है, हो सकता है तुम पहले कर रहे हो तुमसे नहीं हुआ हो। आगे चलते हैं बेटा, फिगर 2.2 shows how temperature of the atmosphere varies with the height from the ground। अच्छा क्या देख रहा है, क्या दिखा रहा है, आप देखिए जब टेम्परेचर आप ऊपर हाइट पर जा रहे हैं तो टेम्परेचर पहले कम हो रहा है, माइनस की तरफ चला गया देखें, उसके बाद फिर बढ़ गया, फिर इसका रैंडम सा ट्रेंड है ऊपर, यानी ऐसा नहीं कि मुसलसल बढ़ रहा है बल्कि कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, यस और नो? उसके बाद कहता है द इक्विलिब्रियम रिएक्शन इन इक्वेशन 1 हैज द वैल्यू ऑफ -168। इक्वेशन 1 क्या गिवन थी भाई, ये रही इक्वेशन 1, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है। और कहता है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, -168। अच्छा माइनस में वैल्यू होने का मतलब क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, माइनस में मतलब होने का मतलब क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक अगर फॉरवर्ड रिएक्शन हो तो लो टेम्परेचर फेवर करता है या हाई टेम्परेचर? लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर। डू वी नो दैट? जी सबाहत। अब सवाल क्या पूछता है, सजेस्ट हाउ द पोजीशन ऑफ दिस इक्विलिब्रियम डिफर्स एट अ हाइट ऑफ 20 किलोमीटर्स कंपेयर्ड विद हाइट ऑफ 50 किलोमीटर, एक्सप्लेन योर आंसर। 2 नंबर है, तो आइए जरा पहले देखते हैं 20 किलोमीटर पे टेम्परेचर कितना है, अराउंड इन बिटवीन -50 टू -60, और 50 किलोमीटर पे कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है ना,
Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब है कि अब अगर उसने पूछा है -20 किलोमीटर पे क्या एज कम्पेयर टू 50 क्या होगा, तो 20 वाला टेम्परेचर कम है, तो आप क्या बोलेंगे, एट 20 किलोमीटर, क्या लिखोगे बेटा, एट 20 किलोमीटर, नहीं बल्कि ऐसे लिखोगे, एज द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, सॉरी नॉट एंडोथर्मिक, क्या है, एक्सोथर्मिक in forward direction, therefore lower temperature at 20 kilometer favors, बोलो भाई, राइट शिफ्ट, फॉरवर्ड या राइट शिफ्ट एंड फॉर्म मोर प्रोडक्ट, यस और नो? Yes, sir.